हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ये फिजिक्स का चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी क्या है? द फेनोमेनन बाय विच अ मेटल सॉरी द फेनोमेनन बाय विच अ हैवी मेटल डिसइंटीग्रेट्स इटसेल्फ विदाउट बीइंग फोर्स्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। एग्जांपल यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ईटीसी। मतलब एक ऐसा घटना है जिसके कारण जो मतलब भारी एलिमेंट जो होता है वो मतलब टूट जाता है, अपने आप में टूट जाता है। उसी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है थोरियम, रेडियम, यूरेनियम। यूरेनियम ऐसा पदार्थ है ना ये सब कि ये अपने आप ही टूट जाता है। कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तभी अपने आप टूट जाएगा। इसी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे। सब हम जितना ही बता रहे हैं सब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? पार्टिकल्स को ही रे बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है अल्फा पार्टिकल, दूसरा होता है बीटा पार्टिकल और एक तीसरा होता है गामा पार्टिकल। ठीक है, तो पहले जानेंगे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल मतलब अल्फा रे बोल सकते हैं। अल्फा मतलब तो क्या समझते हैं? अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे, हीलियम 2 प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यही बोलता है कि जो पार्टिकल जो डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा, वो हैवी न्यूक्लियस जो टूटेगा वो कहाँ जाएगा, मतलब किस तरफ बेंड करेगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, इसी को अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। उसी तरह बीटा पार्टिकल्स क्या होता है? ये नेगेटिव प्लेट की ओर जाता है और ये पॉजिटिव प्लेट की ओर जाता है जब ये टूट जाता है। ठीक है, तो इसको बीटा पार्टिकल कहते हैं। और बीटा पार्टिकल को ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, बीटा पार्टिकल को ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और तीसरा है गामा पार्टिकल्स। गामा पार्टिकल्स क्या है? ये एक ऐसा पार्टिकल है जो इमिट तो करेगा हैवी न्यूक्लियस से, लेकिन कोई डेविएशन नहीं दिखाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो या मैग्नेटिक फील्ड में हो। ठीक है, तो ये कोई डेविएशन नहीं दिखाता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? वो बेंड करता है नेगेटिव प्लेट की ओर। और गामा बीटा पार्टिकल क्या होता है? ये बेंड करता है तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट की ओर। और गामा पार्टिकल क्या होता है? ये नहीं बेंड करता है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ना ही मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, उसके बाद इसका यहाँ फिगर बनाया गया है। रेडियम देखिए, रेडियम एक था, क्या बोल देते हैं अभी, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस। ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो एक लीड कैविटी में हम लोग रेडियम को रखें। ठीक है, तो रेडियम को रखें तो यहाँ दो प्लेट है, दो प्लेट रखें, एक प्लेट दो प्लेट। जब रेडियम एक्टिविटी जो अपने आप डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, टूटने लगेगा, तो वो मतलब जब जाएगा ना तो तीन तरह का जाएगा। एक तो बिना डेविएशन के जाएगा, जो बिना डेविएशन के जाएगा वो अल्फा पार्टिकल। और जो नेगेटिव प्लेट की ओर चल जाएगा वो जो बिना डेविएशन के जाएगा वो गामा पार्टिकल। और जो नेगेटिव प्लेट की ओर चल जाएगा वो अल्फा पार्टिकल। और जो पॉजिटिव प्लेट की ओर चल जाएगा वो बीटा पार्टिकल। यही चीज़ याद रखना है कि नेगेटिव प्लेट जो होता है अल्फा पार्टिकल जो होता है नेगेटिव प्लेट की ओर बेंड करता है, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की ओर बेंड करता है, और गामा पार्टिकल कोई भी डेविएशन नहीं दिखाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक चीज़ और याद रखना है, इंपॉर्टेंस है ये, कि बीटा पार्टिकल्स को ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है और अल्फा पार्टिकल्स को कहा जाता है पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर से याद रखिएगा, गामा पार्टिकल पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ तीन चीज़ जानना है हम लोग को। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जब हम लोग अल्फा पार्टिकल जब टूटने लगता है ना तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसा है? एक्स ए जेड वाई ए माइनस 4 जेड माइनस 2 हीलियम 2 प्लस प्लस क्यू। तो यहाँ एक्स ए जेड क्या है? पैरेंट न्यूक्लियस, वाई क्या है? डॉटर न्यूक्लियस, और हीलियम 2 4 क्या है? अल्फा पार्टिकल, और क्यू क्या है? एनर्जी। मतलब अल्फा पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन किस तरह होता है? ये है आपका पैरेंट न्यूक्लियस, मतलब जो सबसे पहले होगा। मान लेते हैं उसका एटॉमिक नंबर ए है और उसका एटॉमिक मास ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। तो इसको जब हम लोग टूटेगा तो वो क्या टूटेगा? ए माइनस 4, मतलब ए जितना भी एटॉमिक नंबर होगा, मान लेते हैं यहाँ 4 होगा तो 4 में घटा देना है, 4 माइनस 4 0। अगर यहाँ 3 होगा तो 3 माइनस 2 1, तो और जेड में 2 घटा देना। ठीक है, और हीलियम 2 और 4 और 4 भी निकल जाएगा। उसी तरह बीटा पार्टिकल्स भी होता है। बीटा पार्टिकल मान लेते हैं एटॉमिक नंबर ए है, जेड है, ये पैरेंट न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है? वाई ए एटॉमिक मास में नो चेंज, बट एटॉमिक नंबर में +1 चेंज हो जाता है। और इसमें क्या था? एटॉमिक मास में भी चेंज हो रहा था, ए माइनस 4 और जेड माइनस 2। और इसमें क्या है? ए जेड +1। ठीक है, और इसमें एक और चीज निकलता है बीटा पार्टिकल। उसमें क्या निकला था? अल्फा पार्टिकल, हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है और चार्ज निकला। ठीक है, और इसमें क्या निकलता है? बीटा पार्टिकल, और ये जो साइन दिया गया है एंटी न्यूरॉन का साइन दिया गया है। ठीक है, ये तीन चीज होता है। उसके बाद अब गामा पार्टिकल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? गामा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये है एक्साइटेड, जब डैश दे दिए स्टार दे देते हैं तो वो कहलाता है एक्साइटेड हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका क्या होता है? ना ही इसमें एटॉमिक मास चेंज करेगा, ना ही इसका क्या बोलते हैं
एटॉमिक नंबर चेंज करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर कोई एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोले थे, अल्फा पार्टिकल में एटॉमिक में 4 घटा देंगे और बीटा पार्टिकल में एटॉमिक में 9 चेंज, और अल्फा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर में 2 घटाना है और बीटा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर में 1 जोड़ना है। और गामा पार्टिकल में क्या बोले, गामा पार्टिकल में नो चेंज, ना एटॉमिक नंबर में चेंज, ना क्या बोलते हैं एटॉमिक मास में चेंज, ठीक है। आप लोग समझ गए मतलब क्या कहना चाहते हैं सूर्यांश। तब इसका 2 लाभ है, रेडियो एक्टिविटी हम लोग का 2 लाभ है, पहला लाभ, फर्स्ट लाभ, सेकंड लाभ, 2 लाभ हम लोग को पढ़ना है। तो रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहता है पहला कि जो रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होगा, जैसे रेडियम, प्लूटोनियम, जैसे यहाँ दिखाया रेडियम, तो ये जो है वो स्पॉन्टेनियस इमिशन दिखाएगा, वो टूटेगा, अल्फा बीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल में टूटेगा। देखो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल में टूट रहा है, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ। लेकिन एक और चीज यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल कंडीशन, ये मतलब एक्सटर्नल कंडीशन से प्रभावित नहीं होगा, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस आप लोग यही लिखिएगा ना, द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल। मतलब रेडियो एक्टिव का जो डीके होता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल में टूट जाता है। बस ये पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनडीके एटम्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट टी। मतलब द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कितना रेट से वो टूटेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना नंबर ऑफ डीके एटम अभी तक बचा हुआ है, कितना रेट से टूटेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना अभी तक एटम या सब्सटेंस अभी तक बचा हुआ है, उसी को बोलते हैं सेकेंड लॉ। तो यहाँ देखिए डी एन बटा डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एन, यही चीज़ था। और उसके बाद जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते थे कांस्टेंट आता है, यहाँ एक कांस्टेंट आया लेमडा, लेमडा को यहाँ कहा जाता है डीके, डीके या बोलिए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आपको निकलेगा, n बराबर एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी। एन नॉट क्या है, एन नॉट एक ऐसा मतलब डिसइंटीग्रेशन है जब उसका टाइम 0 था, और एन क्या है, ऐसा डिसइंटीग्रेशन जिसमें टाइम t था, ठीक है। तो 2 लॉ जान गए हम लोग कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हम लोग अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलता है। और सेकंड लॉ क्या बोला कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनडीके एटम जो प्रेजेंट है अभी एनी इंस्टेंट, ठीक है। ये 2 चीज़ याद रखिएगा। उसके आगे हम लोग चलते हैं। हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ इट्स एटम्स आर डिसइंटीग्रेटेड और हाफ ऑफ इट्स आर लेफ्ट। हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को किसको बोलेंगे, ऐसा टाइम जिसमें हाफ ऑफ एटम, उसका हाफ जो एटम होगा, जैसे रेडियम तो उसका हाफ एटम टूट चुका है, और हाफ या ये भी बोल सकते हैं कि हाफ एटम बच चुका है। मतलब ऐसा इतना टाइम में हाफ एटम टूट जाता है और इतना टाइम हाफ एटम बच चुका है, यही बोलते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का टी उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं टी एफ से। तो मान लेते हैं टाइम यहाँ टी एफ है और एन बराबर एन नॉट बाई 2 है। एन क्या है, नंबर ऑफ अनडीके सब्सटेंस, जितना नंबर ऑफ, देखिए यहाँ अनडीके एटम्स ऑफ द सब्सटेंस, यह एन है। एन क्या है, नंबर ऑफ अनडीके सब्सटेंस, कितना अभी तक सब्सटेंस बचा हुआ है। तो अब जो आधा टाइम है तो आधा निकलेगा, तो एन नॉट बाई 2। और हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे कि एन बराबर एन नॉट ई माइनस लेमडा टी, ये पढ़े थे, एन नॉट ई माइनस लेमडा टी। अब यहाँ एन की जगह एन नॉट बाई 2 लिख दिए, एन नॉट रहने दिए, ई रहने दिए, माइनस लेमडा टी की जगह टी एफ। बस ये कैलकुलेशन करने के बाद आता है, तो आपका याद आता है, ये याद रखिएगा कि कैलकुलेशन करने के बाद जो हाफ लाइफ आता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वो कितना होता है, 0.6931 बटे लेमडा। ये याद रखिएगा 0.6931 बटा लेमडा। लेमडा क्या बोले थे, डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो गया टी ए बराबर 0.6931 बटे लेमडा। ये सब जो लिख रहे हैं ना वो सब नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक 1 क्यूरी क्या होता है, 1 रुदरफोर्ड क्या होता है, 1 बेकरेल क्या होता है, ये एक यूनिट है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। और इसका क्या होता है 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और 1 बेकरेल का 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इसको याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछ सकता है कि 1 क्यूरी बराबर कितना होता है, 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। 1 रुदरफोर्ड बराबर कितना होता है, 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। 1 बेकरेल बराबर कितना होता है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट आप लोग एग्जाम में आ सकता है इस साल, ठीक है। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट डिफाइन एज द डिफरेंस ऑफ मास बिटवीन द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड सम ऑफ द मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस का मतलब होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो मास डिफेक्ट क्या कहला, मास डिफेक्ट मतलब क्या आप समझे कि मास डिफेक्ट जो होता है वो डिफरेंस होता है मासेस का,
किसका होता है मासेस, डिफरेंस होता है मासेस का। किसका किसका मास, एक्चुअल मास जो न्यूक्लियस का होगा और जो उसके सम ऑफ मास ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियर, और उसका जो सम होगा कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उसी का डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट। उसको देखिए किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मास डिफेक्ट और डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या बोला था, मास डिफेक्ट जो होता है डिफरेंस होता है मास ऑफ बिटवीन द एक्चुअल मास। तो एक्चुअल मास देखिए आपका ये है मास, मास ऑफ द न्यूक्लियस, और डिफरेंस किसका बोले थे, सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस में क्या क्या आया था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स देखिए, प्रोटॉन्स का मास एंड न्यूट्रॉन्स का मास। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखिएगा कि डेल्टा एम बराबर क्या होता है, सम ऑफ मास ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मास बिटवीन एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड सम ऑफ मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। ठीक है, उसके बाद मास डिफेक्ट जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये याद रखिएगा, पूछेगा कि क्या जो है कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो मास डिफेक्ट ही कन्वर्ट होता है एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि मास ऑफ जो न्यूक्लियस होता है ना वो कम होता है मास ऑफ न्यूक्लियन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मास न्यूक्लियस का जो मास होता है वो कम होता है मास ऑफ न्यूक्लियंस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बाइंडिंग एनर्जी, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट अ न्यूक्लियस फॉर एन एटम इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। कितना एनर्जी लगेगा कोई भी एटम को टूटने में, उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस में टूटने कितना एनर्जी लगेगा कोई भी एटम को टूटने में, उसी के कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस में, न्यूक्लियंस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई न्यूक्लियस है तो इसको कितना एनर्जी लगाएंगे हम लोग कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में वो टूट जाए, न्यूक्लियंस में टूट जाए, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियंस। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ सी जो बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला होता है, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 मेगा, इसको बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये यूनिट है एनर्जी का। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या हो गया, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा वोल्ट। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी बटा एटम मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी बटा मास नंबर, तो देखिए यहाँ रिप्रेजेंट किए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को डेल्टा ई से, और बाइंडिंग एनर्जी बीई और एटॉमिक मास नंबर को ए से। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या है अभी, डेल्टा एम इंटू 931 वोल्ट। तो डेल्टा एम इंटू 931 बट वोल्ट और ए रख दिए। तो यही तो आपका मेन फॉर्मूला है, इसको याद रख के चलिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एक चीज और है यहाँ पे, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन होता है मास डिफेक्ट बटे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, मतलब मास नंबर ही है। तो मास डिफेक्ट को क्या से रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा एम से बटा ए, तो और पैकिंग फ्रैक्शन को पी एफ से। तो मतलब पी एफ बराबर डेल्टा एम ए और डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम ए, बट यहाँ 931 वोल्ट एक्स्ट्रा आता है बाइंडिंग एनर्जी में। ठीक है, यही चीज आपको याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है डेल्टा एम बटे ए इंटू 931 वोल्ट, और इसमें पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होता है डेल्टा एम बटे ए, इसमें 931 वोल्ट नहीं होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता है। यही चीज आप लोग को याद रख के चलना है। उसके बाद ये एक आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है। तो सबसे पहला फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, और फ्यूजन का मतलब होता है जुटना। फ्यूजन मतलब क्या हो गया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हैवी न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होगा किसी भी न्यूक्लियाई का, वो मतलब छोटे छोटे पदार्थ में टूट जाए, छोटे छोटे मास में टूट जाए, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसके बाद फिर न्यूक्लियर फ्यूजन किसको बोलते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉल न्यूक्लियस दो या तीन स्मॉल न्यूक्लियस जुट जाए, जुटना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इसका एक एक्सप्रेशन है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि इस तरह ही टूटता है। ये यूरेनियम जो होता है वो किस तरह टूटता है, तो इसको याद रखिएगा। यूरेनियम 92-235 का एटॉमिक मास, इसमें एक न्यूट्रॉन जुटता है 92-236, और ये टूट जाता है बेरियम और क्रिप्टन में, और 3 न्यूट्रॉन निकलता है और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है। ठीक है, और इसका भी याद रखिएगा। एक न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या होता है, H12 इसमें आ जाएगा 1-3, और एक हाइड्रोजन निकलेगा और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन में हार्मफुल रेडिएशन निकलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलता है। उसके बाद ये जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, ये कम पॉल्यूशन फैलाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो चेन रिएक्शन को फॉलो करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन को फॉलो नहीं करता है। आप लोग यहाँ क्या याद रखना चलना है कि फ्यूजन मतलब होता है टूटना, फ्यूजन मतलब होता है जुटना। फ्यूजन मतलब टूटना मतलब क्या हो गया, दो या दो से अधिक, एक न्यूक्लियस 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाई में टूट जाए तो उसी को न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे, और 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियस बन गया तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, यही चीज आप लोग याद रखना है, एक रिप्रेजेंटेशन याद रख के चलिएगा।
उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर के पास इतना पदार्थ होता है, फ्यूल, मॉडरेटर, कूलेंट, रिएक्टर शील्ड। तो फ्यूल क्या है? फ्यूल जो है हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह यूज करते हैं, जैसे यूरेनियम यूज करते हैं, पीयू यूज करते हैं। और मॉडरेटर का क्या काम है? मॉडरेटर का काम होता है ना, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन आफ्टर रिलीजिंग न्यूक्लियर फिजन। जब न्यूक्लियर फिजन किए थे तो 3 न्यूट्रॉन यहाँ निकला था, तो 3 न्यूट्रॉन जो ये निकला ना, उसको एब्जॉर्ब मतलब लेने के लिए मॉडरेटर का काम करता है, खत्म करने के लिए मॉडरेटर का काम किया जाता है। मॉडरेटर को क्या कि मॉडरेटर क्या क्या होता है, इसका एग्जांपल है D2O एंड ग्रेफाइट। D2O क्या बोलते हैं? हेवी वाटर, और ग्रेफाइट का एग्जांपल है मॉडरेटर। ठीक है। कूलेंट क्या हुआ कि जब हम लोग न्यूक्लियर फिजन करते हैं तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगता है, तो उसमें क्या डाल देंगे? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर देंगे, तो कूलेंट का काम किया। अगर हम लोग को फ्यूजन से बचना है तो क्या करेंगे? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन फ्रॉम ऑफ न्यूट्रॉन एंड गामा रेज। न्यूट्रॉन से जो हम लोग को निकल रहा था रेडिएशन फिजन में, तो क्या करना है? मेड बाय कंक्रीट वाल बनाएंगे, तो रिएक्टर शील्ड का काम करेगा, बचाने का काम करेगा। ठीक है, तो यही था। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होता है। आइसोटोप्स द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स क्या होता है? एक एटम होता है, मतलब ऐसा एटम जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उसको आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोबार्स किसको कहते हैं? जिसमें मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसको आइसोबार्स कहेंगे। ठीक है। और इसमें 2 एग्जांपल, एक यूरेनियम आइसोटोप और रेडियम आइसोटोप्स। और इसमें क्या है आइसोबार्स में? क्रोमियम और आयरन। ठीक है। तो आइसोबार्स में क्या बोले थे कि एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, मास नंबर सेम होता है। देखिए मास नंबर सेम है 54, लेकिन एटॉमिक नंबर देखिए डिफरेंट, इसी को बोलते हैं आइसोबार्स। और आइसोटॉप में क्या बोले थे? एटॉमिक नंबर सेम। देखिए 92 एटॉमिक नंबर सेम है यूरेनियम का, लेकिन इसका मास जो है डिफरेंट होता है, 234, 235, 238, उसी तरह रेडियम का। ठीक है। और यहाँ एक चीज और जान लीजिए कि आइसोटोन्स क्या होता है। द एटम्स हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसा एटम जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। तो ऑक्सीजन के पास 16 था 8 और कार्बन 14। ये आपका जो होता है आइसोटोन्स, मतलब क्या होता है? जिसमें सेम नंबर ऑफ, ऐसा न्यूक्लियाई, ऐसा एटम जिसमें न्यूक्लियाई में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, उसी को बोलते हैं आइसोटोन्स। और आइसोटॉप्स क्या बोलते हैं? जिसका एटम्स एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। और इसमें क्या होता है? मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है। ये था आपको पूरा मतलब आयथी था। उसके बाद स्ट्रेंथ के आधार पर, स्ट्रेंथ मतलब ताकत के आधार पर न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? अब पूछेगा कोई न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो बाइंड करके रखता है न्यूक्लियॉन्स को इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बांध के रखता है न्यूक्लियस के अंदर, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद एक और चीज जान लीजिए कि रेंज के आधार पर, दूरी के आधार पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो यही था आप लोग का चैप्टर। और यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा, A=P+N, मतलब एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और Z=E=P। तो मतलब Z=E पर एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, ये याद रख के चलिएगा। और आप लोग को जो बताए हैं यहाँ पे, एक न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? टूटना, और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जुटना। ये याद भी करके चलिएगा। ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये भी याद करके चलिएगा। ठीक है। और आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होता है? आइसोटॉप में सेम एटॉमिक नंबर होता है, इसमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, और इसमें मास नंबर डिफरेंट होता है, इसमें सेम मास नंबर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? डेल्टा एम बटे ए इंटू 931 वोल्ट। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? मास डिफेक्ट बटे एरिया। इसमें 931 वोल्ट नहीं आता है। और हाफ लाइफ बराबर क्या होता है? 0.6931 इंटू बाई लेमडा। लेमडा क्या है यहाँ पे? लेमडा है आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन। और इसका जो वैल्यू होता है 1 किलो बराबर 3.7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और 1/4 बराबर 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और 1 बीक्यूरेट बराबर 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट जो होता है डिफरेंस होता है मास, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस का, एक्चुअल जो मास होगा न्यूक्लियस का और प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन्स का जितना मास होगा उसका डिफरेंस को ही बोलते हैं मास डिफेक्ट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो मास होगा उसका डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। उसके बाद एक चीज और रखिएगा कि रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या था? कि रेडियो एक्टिव जो डीके लॉ होता है वो इमिशन होता है, टूटता है अल्फा बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल में जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। और सेकंड लॉ क्या था? कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनडीके एटम्स का। इसका फॉर्मूला था n बराबर n0 e का पावर माइनस लेमडा टी। ये भी याद रखिएगा। और इस सबका रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी क्या था? कि एक ऐसा घटना है जिसमें हैवी एलिमेंट जो होता है टूटता है छोटे छोटे एलिमेंट में, तो इसी को बोलते हैं
रेडियो एक्टिविटी ये एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका था यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, etc। ये याद करके चलिएगा। तो यहीं पे था, आप लोग को चैप्टर खत्म करते हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर बनाएंगे। अगला चैप्टर हम लोग बनाएंगे, एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम होगा एटम्स। एटम्स हम लोग पढ़ेंगे अगला दिन। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नोट्स बनाएं तो आप लोग मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।